आप सब भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्रणाम करते हुए मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति भी हो रही है और कृतज्ञता की भी अनुभूति हो रही है। मैं आपका सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने मुझको भी जिताया और मेरी अपील पर श्रीमती ममता राकेश जी को भी जिताया। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा आप सबके सामने ममता राकेश जी को। उन्होंने आपके विश्वास को पूरा किया और एक बहुत कुशल नेता के तौर पर अपने को राज्य की राजनीति में स्थापित किया। विधानसभा में निरंतर आपकी बातों को उठाया। मुझे बहुत संकोच था, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ममता राकेश राज्य की राजनीति में एक बहुत सुपरिचित नाम है। शायद ममता को भी अच्छा नहीं लगेगा यदि मैं सुरेंद्र से उनकी तुलना करूं, मगर अपने पति की वो बहुत ही योग्य पत्नी साबित हुई है। एक अच्छी गृहिणी भी, आप सबकी एक अच्छी बहन भी और एक अच्छी क्षेत्र की विकास की सेविका भी सिद्ध हुई है। हमारे राव फरमोद जी, जौकी जी, महावीर जी, मांगेराम जी, भीम सिंह जी, सतीश जी, टीटू चौधरी जी, गौरव चौधरी जी, प्रमोद कुमार जी, नूर हसन जी, मतलूब त्यागी जी, भूरा चेयरमैन जी, पंकज कुमार जी, हमारे भाई अंसारी साहब, पंकज कुमार गौतम जी, जनेश्वर प्रसाद जी, ब्रह्मपाल जी, विजय कुमार जी, फारूक प्रधान जी, सोनू कुमार जी, आदिल शाह जी, सलमान जी, मनोवर जी, साजिब राणा जी, प्रदीप कुमार जी, नासिर परवेज जी और किन किन सब लोगों मेरे सामने सभी चेहरे उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। मैं नासिर परवेज जी के साथ आप सबको समाहित करते हुए, परवेज त्यागी जी के साथ, दूसरे अपने साथियों के साथ, प्रदीप कुमार जी, इन सब के साथ सबको संबोधित कर रहा हूँ। और उसके अलावा सारे एरिया के दूर हमारे जहाँ माँ चूड़ामणि विद्यमान है, वहाँ से लेकर के जहाँ सामंतसूर की दरगाह है, हमारे शिकरोड़ा की दरगाह है, वहाँ तक के अंचल के सभी हमारे भाई बहन, जिन तक भी मेरा संदेश, जिस तक भी मैं बात कह पा रहा हूँ, जिनको मैं, जो मुझे देख पा रहे हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे, तो उन सबको मैं नमन करता हूँ। ये सब हमारी ताकत है, आप सब हमारी ताकत हैं, शक्ति हैं। आपके बलबूते पर ही ये चुनाव के समर में हम लोग हैं। भगवानपुर क्षेत्र अपनी कई खासियतों के लिए जाना जाता है। मुझे जब मैं सांसद था तो मैंने यहाँ की दो खासियतों को बहुत रंगत देने की कोशिश की। एक तो जो आम अमरूद के बगीचे हैं, शायद बागवान लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं उस समय के जितने आधुनिक किस्म के आम के पौध थी वो सब ला करके मैंने यहाँ बांटी थी, क्योंकि मैं जानता था यहाँ का आम कितना लजीज है। हमारा देखिए, सिकरोड़ा के आम का स्वाद जिसने एक बार खा लिया वो दीवाना हो जाता है। इब्राहिमपुर के दूसरे सभी जब यही स्थिति है। मैंने उस समय न केवल जो बूढ़े पड़ रहे वृक्ष हैं उनको काटने की इजाज़त दी, बल्कि उनके जगहों पर नए वृक्ष लगाने के लिए सबको प्रेरित भी किया। और यहाँ पर एपिडा से मैंने एक खरीद केंद्र सहारनपुर में खुलवाया, ताकि यहाँ और सहारनपुर एरिया जो ये सब आम बेल्ट है
उसकी आम का स्वाद दशहरी आम के साथ लखनऊ की compete कर सके, और आज वैसा ही हो रहा है। दूसरा काम मैंने ये किया कि जो यहाँ तालाब हैं उनमें कमल होता है, और कमल के फूल का जो शहद होता है वो दुर्लभ है। मैंने लोगों को यहाँ पर बी कीपिंग की सेमिनार करवा करके बी कीपिंग के एक प्रकार से हब बनाने की कोशिश की इसको, और इसी के लिए आपको ख्याल होगा आपके एरिया के अंदर हमने रात की रानी के पौधे भी लगवाए, बहुत सारी चीज़ें लगवाई बाड़ों के रूप में जो है, ताकि मधुमक्खी पालन बी कीपिंग भी यहाँ आगे बढ़ सके। और आज बढ़ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो शहद की फैक्ट्री है रुड़की में, वो आप ही सबके भरोसे चल रही है। आप जो यहाँ के शहद उत्पादक हैं, उसके अलावा मैं भी यहाँ की खेती में मैंने और भी योगदान दिए। गुड़ के हब के रूप में भी मैंने इस एरिया को बढ़ाने के लिए कई लाइसेंसेस दिए, और आगे भी गन्ना और गुड़ मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मैंने कोशिश की कि, और मामला जो है पहले मैं मुख्यमंत्री से हट गया, नहीं तो यदि मुख्यमंत्री रहता तो आज गंगा और हरिद्वार का सारा पानी मैंने कहा सब समेट करके किसी तरीके से घाट क्षेत्र बनाए। वो मेरा एक अधूरा प्रोजेक्ट रह गया, बाकी मैंने सब चीज़ें स्वीकृत की। डिग्री कॉलेज, इतने बड़े पुल जो आप देख सकते हैं, पहले घाट का क्षेत्र बटा हुआ था, आ जा नहीं पाते थे, तो मैंने धड़ाधड़ सोलानी में, रानी, ये सब जितनी हमारी रॉ हैं इनमें पुल मंजूर किए ताकि इस क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सके। और आज मैं कह सकता हूँ कि दोनों क्षेत्रों में जो बटा हुआ भगवानपुर का इलाका है, ये चाहे घाट का क्षेत्र हो या उधर हमारे झबरेड़ा से लगा हुआ क्षेत्र हो, इस सारे क्षेत्रों के अंदर सड़कों का बहुत अच्छा स्वरूप है, बहुत। और इसमें आपकी विधायक का बड़ा भारी योगदान रहा है। हमने तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत किया, लेकिन ये भाजपाई शैतानों ने उसको कहीं और अब लड़ा रहे हैं, हरिद्वार को और भगवानपुर को लड़ा रहे हैं। अंबेडकर जी के नाम पर उसको हमने स्वीकृत करवाने का काम किया। ममता जी ने लड़ करके कुछ कॉलेज के मामले थे स्कूलों के, उनको भी करवाया। और मैं क्या क्या काम बताऊं आपको, हॉस्पिटल किस तरीके से उच्चीकृत करवाया, यहाँ पर गैस गोडाउन एक दफ़ा खुलवाया, और बहुत सारे काम करवाए। खैर बहरहाल इनको टाइम ही कितना मिला, लेकिन जितना टाइम हमारे साथ हमको मिला काम करने का, उसमें भगवानपुर क्षेत्र के अंदर, और आज मैं कह सकता हूँ कि भगवानपुर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर करवाया था, जो भगवानपुर का ऊपर का इलाका है, जो लगा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश से, विशेष तौर पर मैं यदि कहूँ तो ऊपर जहाँ हमारे पकौड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, तो वहाँ उस एरिया तक के एरिया को उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके हमने कहा एक और सिटकुल और लघु उद्योगों का सिटकुल इस क्षेत्र में विकसित करते हैं। और वो प्रोजेक्ट बना करके सब स्वीकृत करके सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा दी। मगर हमारे आने के बाद 5 साल भाजपा सरकार ने उसमें कोई कार्रवाई करना तो अलग रहा, उस सारे प्रपोजल को गड्डी में डाल दिया। यदि फिर मौका मिला, भगवान ने चाहा, आप सबकी मेहरबानी रही, तो उस काम को भी हम पूरा करेंगे। मेडिकल कॉलेज के काम को भी ममता जी से मैंने कहा है, मैंने कहा निराश मत हो। और ये बहुत गुस्से में थी, ये तो विधानसभा के सामने उपवास में बैठने वाली थी। मैंने इनसे कहा कि वो जो है बहरे के आगे बीन बजाई, ये सरकार बहरी सरकार है, सुनती नहीं है। तो उसके सामने मैंने कहा कुछ कहने की आवश्यकता, चलो छोड़ो, हमारे ऊपर छोड़ दो, पहले ये सरकार को बदलो और उसके लिए जनता के बीच में काम करो। और आज मुझे पूरा भरोसा है इस बात का कि भगवानपुर हमारा साथ देने जा रहा है।
मैं अपने गन्ना उत्पादक भाइयों से विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा रंज है इस बात का कि इकबालपुर चीनी मिल का बहुत लंबा आउटस्टैंडिंग आपका है। मैं यदि सत्ता में आते ही इसका समाधान निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। बल्कि मैंने तय किया है कि हरिद्वार के चीनी उत्पादकों के लिए हम एक मिल और प्रस्तावित करेंगे, चाहे हमको वो सरकारी क्षेत्र में लगानी पड़े या निजी क्षेत्र का कोई मिल गया तो वहाँ लगानी पड़े, मगर जिस तरीके से गन्ना उत्पादन हरिद्वार के अंदर बढ़ रहा है, गन्ना उत्पादकों के लिए हमको एक और चीनी मिल की आवश्यकता है। गुड़ को हम एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करेंगे, गुड़ प्रोसेसिंग को, ताकि हमारा गुड़ की मार्केटिंग सरकार करेगी, बनाएंगे आप। हम चाहते हैं कुटीर उद्योग के रूप में डेवलप हो जाए हमारा गुड़, ताकि उसको हम देश और दुनिया के अंदर पहुंचा सकें, उसकी मार्केटिंग करने का काम कर सकें। हमने आप सब की कृपा से, मेहरबानी से बहुत सारी योजनाएं चलाई और हर वर्ग के हित के लिए चलाई, लेकिन आज मुझे तकलीफ है कि हमारे जाने के बाद वो योजनाएं बंद कर दी गई। हमने किसान पेंशन, पुरोहित पेंशन, अपने मौलवी साहबान के लिए पेंशन, पादरी साहबान और गुरु ग्रंथी साहबान के लिए पेंशन, इधर जंगरिया शिल्प के काम में जो निर्माण कामों में लगे हैं उनके लिए पेंशन, कलाकारों पत्रकारों के लिए पेंशन। और विशेष तौर पर मुझे गर्व है कि मैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत सारी पेंशनें प्रारंभ कर सका। उनमें बौना पेंशन के साथ हमने जो अशक्त महिला है, हमने कहा उस महिला को भी सरकार तीलू रोतेली पेंशन से नवाजेगी। हमने अपनी उस बहन जिसने परिवार पालने में अपनी ज़िंदगी लगा दी लेकिन शादी नहीं हो पाई है और 40 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, हमने कहा उस बहन को भी पेंशन से नवाजेंगे। किसी बहन के पति यदि विक्षिप्त हैं और वो उनका पालन पोषण का भार उसी के ऊपर आ जाता है तो उनको बल्कि हम 1250 रुपये पेंशन देते थे। आपको मालूम है पहले 200 रुपये मिलती थी पेंशन, हमारी सत्ता में आने के बाद हमने उसको एकमुश्त बढ़ा करके 1000 किया था। लेकिन ऐसे बहन को जो विक्षिप्त पति को पालने का काम करे उनको हम 1250 रुपया देते थे। हमने जिस बहन के दुर्भाग्य से विकलांग बच्चा पैदा हो जाए तो उसको भी मातृत्व बोनस दिया। हमने कहा ताकि उस माँ के दिमाग में हीन भावना ना आ सके। पत्नी की उम्र कम होती है, पति की उम्र ज़्यादा होती है, समाज में ये प्रचलन है, हिंदू मुसलमान सभी में है। तो हमने एक फैसला किया कि यदि पति को पेंशन मिल रही है और पत्नी की उम्र भी 60 साल हो गई है तो उनको भी पेंशन मिलेगी। हमारे आने के बाद भाजपा ने इस पेंशन को कहा नहीं, एक परिवार में एक पेंशन। 69,000 बहनों से पेंशन छीन ली। हम सत्ता में आएंगे फिर इसको प्रारंभ करेंगे। हमारी परित्यक्ता बहनों के लिए जो ससुराल से नाराज होकर के मायके में बैठी हैं, हमने उनके लिए पेंशन शुरू की, परित्यक्ता महिला के लिए, और उनको भी 1000 रुपये पेंशन देते थे। हमने कहा पति ने क्या किया है हम नहीं, लेकिन ऐसी असहाय बहन के साथ कांग्रेस की सरकार खड़ी दिखाई देगी। हम फिर से इन योजना, इन पेंशनों को प्रारंभ करेंगे। हमने गौरा देवी, नंदा देवी, कन्याधन योजना, मतलब एक गरीब के घर में 2 बेटियां पैदा होने पर वो लक्ष्मी के रूप में उसका स्वागत करे। 5000 रुपया सरकार पैदा होते ही जो है NSC देती थी और 10,000 रुपया उसके पालन पोषण के लिए देते थे। पढ़ाई के लिए 50,000 गौरा देवी में और 50,000 नंदा देवी में शादी के वक्त के लिए। भाजपाइयों ने इसका गुड़ गोबर कर दिया। आज हालत यह है कि न नंदा देवी मिल रही है, न गौरा देवी मिल रही है, न नंदा गौरा मिल रही है। 30 और किसी को मिल भी रही है तो 30-35 हज़ार में निपटते हैं। हमारे समय में 1,15,000 तक मिलती थी। हम गौरा देवी, नंदा देवी को फिर पुराने स्वरूप में लाएंगे। आपको याद होगा मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण आहार योजना शुरू की थी। आपको ये भी स्मरण होगा हमने बाल पौष्टाहार हमने और वृद्ध महिला पौष्टाहार की योजनाएं भी शुरू की। आज मुझे तकलीफ है ये कहते हुए कि भाजपा ने इन पौष्टाहार योजनाओं को बंद कर दिया। वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना जिसमें एक पोटली देते थे अपनी वृद्ध महिला को
उसको बंद कर दिया। हमने तय किया है कि अब बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक सबके लिए सार्वभौम पौष्टाहार योजना शुरू करेंगे। महिलाओं में खून की कमी है, प्रदर रोग होता है, उससे जच्चा बच्चा दोनों प्रभावित होते हैं। तो हमारी बहन स्वस्थ रहे उसके लिए सरकार की तरफ से नियमित पौष्टाहार योजना लागू होगी। और उनको लागू करेंगे कौन? हमारी आंगनबाड़ी, भोजन माताएं और हमारी आशा की बहनें, जो इन सब चीज़ों से ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़ी हुई हैं। हमने तय किया है, ये बड़ा संघर्ष करते रहे 5 साल, छोटा छोटा कुछ दे करके इनको तरका दिया। इनको इस समय जितना मिल रहा है, आप इन सब बहनों से कह दीजिएगा जिनको इधर उधर मिले, और कुछ बहनें मेरी बात सुन भी रही होंगी, हम उनको जितना इस समय मिल रहा है उस धनराशि को जोड़ा करेंगे, ताकि और बिना कहे करेंगे, और भी सुविधाएं देंगे जिनमें उनको जीवन सुरक्षा बीमा आदि सम्मिलित है, वो सब सुरक्षाएं भी देंगे। हम उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन एक काम और देंगे जो पौष्टाहार वितरण का है, मगर इस काम में उनके साथ हमारे स्वयं सहायता समूह भी सम्मिलित होंगे, महिला मंगल दल भी सम्मिलित होंगे। और पहले की तरीके से, जिस तरीके से हमने इंदिरा कैंटीनें संचालित की थी, हम फिर इंदिरा कैंटीनें संचालित करेंगे। यही हमारे महिला स्वयं सहायता समूह इस काम को करेंगे, और उनकी संख्या बढ़ा करके हम 100 करेंगे अब। और हमने ये भी तय कर रखा है कि 28 काम हम अपने स्वयं सहायता समूह से करवाएंगे। उनको प्रशिक्षण देंगे, ऋण उपलब्ध करवाएंगे, और उनके द्वारा उत्पादित सामान की मार्केटिंग सरकार करेगी। और काम क्या क्या छांट रखें, आप सबको मालूम होगा कि बच्चों की जो ड्रेसेज इत्यादि होते हैं अभी फैक्ट्री से आती हैं। हमने स्कूलों में जाने वाले बच्चों की सारी ड्रेसेज जो है उत्तराखंड के अंदर प्रशिक्षण दे करके स्वयं सहायता समूह से या महिला मंगल दलों से ये काम करवाएंगे। उसी प्रकार से बुक बाइंडिंग का काम करवाएंगे। उनसे हम लज्जत पापड़ जिस तरीके से बिकता है, इस तरीके के कई खाद्य उत्पादन हम यहीं घरों में महिलाओं से तैयार करवाएंगे। उनकी विपणन की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। हमारा वादा है सब बहनों से कि 2027 के आते आते तक कोई महिला ऐसी नहीं रहेगी जिसकी मासिक औसत आय 4-5 हज़ार के करीब न हो जाए। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उन बहनों का अपने परिवार के संचालन में। जरा सा आप देखिए, महिला सशक्तिकरण का, आर्थिक सशक्तिकरण का हम मॉडल बनाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये तो आपके बच्चों के हाथ में दराती पकड़ा रहे हैं, घसियारी बनाना चाहते हैं। हमने इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक आपके भगवानपुर में भी जो खोले हैं, ये इसलिए थोड़ी खोले हैं कि हमारी बच्चियाँ घसियारी बनेंगे। हमने इसलिए गांव-गांव में इनको खोला ताकि डिग्री कॉलेज कि ये लड़कियां जो है कलम ले सकें हाथ पे। अब हम कलम के साथ उनके हाथ में ये जो आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल भी पकड़ाएंगे। 18 साल से 40 साल की लड़कियों को हम विशेष ट्रेनिंग देंगे और एंड्रॉयड टेलीफोन उनसे अनुदान आधारित तरीके से खरीदवाएंगे और उनको वर्क एट होम के लिए प्रशिक्षित करेंगे। जो काम अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, जो हमारे बेंगलुरु में होता है, गुड़गांव में होता है, वो मेरे भगवानपुर में क्यों नहीं हो सकता? वो इब्राहिमपुर में क्यों नहीं हो सकता? वो हमारे चोली में क्यों नहीं हो सकता? हमारी बेटियों में क्षमता है, हम अपनी बेटियों की क्षमता को विकसित करने का काम करेंगे। मैंने ये भी तय किया है कि एक नारा, क्योंकि आज महंगाई बहुत बढ़ गई है, और मुझे कई बहनों ने बताया कि रात को जो है साफ करने के बाद सिलेंडर को हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं सिलेंडर भैया कल मत चले जाना, नहीं तो घर वाला नाराज होगा, कहेगा रोज रोज तू सिलेंडर कितनी गैस खर्च कर दे रही। हमने तय किया है गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्रति माह महिला के खाते में डालेंगे। 200 रुपया कहा था मैंने पहले, अब हम उसको बढ़ाने जा रहे हैं। बल्कि हम इस नारे को सार्थक करने जा रहे हैं, हटाओ भाजपा सरकार, लाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 600 के पार। लाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 600 के पार।
उसी तरीके से आप खाने का तेल कितना बढ़ गया। कुछ पूंजीपतियों को मालामाल बनाने के लिए गैस, बिजली, गैस, हमारे पेट्रोल, डीजल, दालें, हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी और आज परिवार चलाना बड़ा कठिन हो रहा है। हमने तय किया है कि हम दाल और तेल आदि के लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि सस्ते गल्ले की दुकानों से भी ये चीज़ें मिल सकें, एक नियमित मूल्य पर मिल सकें, एक ऐसे मूल्य पर मिल सकें जिसको लोग सहन कर सकते हैं। और हम इस योजना को लागू करेंगे। अभी इसकी योजना मेरे मस्तिष्क में है, मगर हम इसको क्रियान्वयन में लाएंगे सरकार आने के बाद। हमारे नौजवान आज सूखे पड़े हैं। आप देखिए तो नौजवानों की हालत क्या है। मेरे नौजवान दोस्तों जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हो, उपनल में, अंशकालिक टीचर के रूप में या अंशकालिक और विभागों के अंदर, हम आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना बनाएंगे आपको नियमितीकरण के लिए। और इस काम को बहुत संघर्ष कर लिया तुमने, सरकार ने सुना नहीं, हमको लाइए। हरीश रावत के पास पहले भी इसकी कार्य योजना थी, मैंने उपनल के और दूसरे लोगों को कहा था ये। और आपको मालूम है जो लोग वर्षों से अस्थायी थे उनके स्थायीकरण का रास्ता किसने खोला? हम ही ने तो खोला। हम फिर से खोलेंगे। हमने 32,000 नौजवानों को 3 साल में सरकारी नौकर बनाया। आज 28,000 पद खाली है। आप हमको सरकार सौंपिए, हम जो है देखिए ये 28,000 पदों को 1 साल में कैसे भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और हर साल 10% और पद सृजित करेंगे, स्वरोजगार बढ़ाएंगे और जिनको फिर भी काम नहीं मिलेगा उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मगर हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को शक्ति मिले, ताकत मिले। हम ये काम करेंगे। आपके घरों के बोझ को कम करने के लिए हमने पहले ही कह रखा है कि 100 यूनिट तक आते ही बिजली फ्री, और जब 2 साल हो जाएंगे, कुछ हम व्यवस्था को सुधार लेंगे तो इसको 200 यूनिट तक ले जाएंगे, ताकि आपके ऊपर जो ये भाजपा ने बोझ डाल दिया है और उसके जीवन चरमरा रहा है, आपका पारिवारिक सिस्टम चरमरा रहा है महंगाई और बेरोजगारी के बोझ से, उसमें कांग्रेस की सरकार आपके बगल में खड़ी दिखाई देगी, आपके सहारे के रूप में दिखाई देगी। और जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनके लिए एक लाठी का काम करेगी कांग्रेस की सरकार। वो कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हैं। हमने पहले भी करके दिखाया है, आज भी करके दिखाएंगे। हमको इंदिरा गांधी की सौगंध है, यदि हमने जरूरतमंद, गरीब, कमजोर के साथ हम खड़े न हो और जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए हम तरक्की का रास्ता निकालेंगे। और हमने पहले भी तरक्की के रास्ते निकाले हैं, विकास के, और संसाधन जुटाए हैं। इनकी तरक्की तो थोड़ी है, नाम मात्र का डबल इंजन है, और मगर काम तो कुछ कर रहा है, किया नहीं इन्होंने। और रोज ये कहते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हरीश रावत की सरकार में क्या हरीश रावत ने कभी कहा उससे पैसा नहीं है? आपको आदेश देने भर की देरी रही, हमने उस चीज़ को जुटाया क्योंकि हमने संसाधन बढ़ाए। हम फिर से संसाधन बढ़ाएंगे राज्य के, जो है हम आर्थिक विकास की, तरक्की की एक इबारत बनाने का काम करेंगे। हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे जो उत्तराखंड सक्षम उत्तराखंड हो, जो एक सुशिक्षित उत्तराखंड हो। इन्होंने कोरोना काल में हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। गैस नहीं, कहते थे लोगों को ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, दवा नहीं। अरे कैसी सरकारें हैं आप, कैसे चला रहे? देश के अंदर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मृत्यु दर रही उत्तराखंड में, और ये तो नहीं बचा तो सके नहीं, उल्टा जो है कुंभ के समय में एक घोटाला कर दिया बड़ा भारी, और सब भाजपा वाले सम्मिलित हैं उस घोटाले के अंदर। वो है टेस्टिंग का, कोरोना टेस्टिंग का, और सारी दुनिया में हमारी बदनामी करवा दी कि कोरोना को बढ़ाने में उत्तराखंड के कुंभ का हाथ है। जो हमारा गर्व था, ये भाजपा, ये तुमने क्या कर दिया अब, ये महापाप जो है। तो ये है। आज आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री खनन ऐसे कर रहे हैं, नदियों को धुतोड़ डाला है। आप कभी आगे जाइए ना तो इधर सोलानी में तो कम हो रहा है, लेकिन रौ जितनी हमारी रानी रौ से लेकर के सब में ये
सब जो है मोहन रॉ इसमें सब खोद डाला है। बुग्गा वाला क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र ऐसा खाली नहीं है हरिद्वार के अंदर जहाँ नहीं कर रहे हैं। कोटद्वार के अंदर, मालन में, उनमें कोई आज गाढ़ गधेरे तक जो पहाड़ों के थे सबको इन्होंने खनन में, और लोग कहते हैं कि 5 रुपया पर क्विंटल ऊपर जा रहा है। अरे ऊपर कहाँ जा रहा है, कौन है वो ऊपर? इशारा बिल्कुल साफ है। तो आज ये 5 रुपया हर क्विंटल बजरी पर कमीशन खाने वाले बालूखोर, बजरीखोर, आज ये लोग आपको कोई व्यवस्था देंगे, कुछ सुधारेंगे इसको? इन्होंने किस तरह व्यवस्था को डाल देने का काम किया। आज केवल पुलिस के दम पर ये राज्य सरकार का संचालन करने का काम कर रहे हैं, और पुलिस को भी ताकत नहीं दे रहे हैं। 3000 पद खाली हैं पुलिस के। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सत्ता में आते ही 3000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, और वो 3000 में 1500 हमारी बेटियां होंगी। पहले भी आपको मालूम है ना, जो ये सड़कों के चौराहे पे बेटियां जो है डंडा लिए खड़ी है, ये किसके कार्यकाल में भर्ती हुई? सब हरीश रावत के कार्यकाल में भर्ती हुई। 250 लड़कियों को मैंने सीधे इंस्पेक्टर बना करके, सब इंस्पेक्टर बना करके पिस्टल वाली बना दिया। आज वो हमारे कानून के रक्षक हैं। 1500 लड़के, 1500 लड़कियां हम सत्ता में आते ही भर्ती करेंगे। एक खुशहाल अच्छे उत्तराखंड का नक्शा हमारे पास है। एक जुड़ाव आपके साथ है। आप किसी और को वोट नहीं दे रहे हैं, आप अपने घर घर के परिचित यदि ममता को दे रहे हैं, तो आप अपने पुराने सेवक हरीश रावत को भी तो दे रहे हैं। आप बताइए, यहाँ की कौमी एकता के लिए सबको मिला करके साथ ले चलने का किसी के पास है फॉर्मूला? आपके गन्ने को गुड़ से, गन्ने को मडुए से कोई जोड़ सकता? नारसन से लेकर के भटवाड़ी तक, जसपुर से लेकर के मुंशियारी तक की बात और समझ कोई पैदा कर सकता? ये तो बांट करके राजनीति करते हैं, कानाफूसी करके, कभी किसी को किसी जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करके हम विकास के नाम पर लोगों को एकजुट करते हैं, और ये राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए लोगों को बांटने का काम करते हैं। ये जोड़ नहीं सकते, ये बना नहीं सकते। इसीलिए आपको इनको दंडित करना चाहिए। हिमाचल ने दंडित किया, 4 की 4 सीटों में उपचुनाव हराया, तो नानी याद आ गई ना। 10 रुपया दूसरे दिन ही पर लीटर डीजल और वो घटा दिया, डीजल और पेट्रोल पर से। और यदि आप उत्तराखंड में कांग्रेस को 50 सीटें देते हैं, तो आप देखिएगा गैस की दाम, गैस खुद ही 600 में आ जाएगी। ये कांग्रेस का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार का आ जाएगी, डर के मारे लाएंगे। दूसरी चीज़ों के दाम घटाएंगे। अडानी और अंबानी से हाथ जोड़ करके कहेंगे, भैया जब हम रहेंगे तभी तो तुम कमाओगे। और आज तो जितना ये महंगाई का माल है, सब 10,000 पूंजीपतियों के जेब में जा रहा है। आप सब गरीब हो रहे हैं इनके राज्य में, आपकी जेब से निकल रहा है। ये जीएसटी किसको कंगाल बनाया इसने? जब आज भी किसको कंगाल बना रहे हैं? अब आपका पहना हुआ जूता भी महंगा होने जा रहा है, हो गया होगा वैसे। जो आप कपड़े, शर्ट आदि पहनते हैं, ये भी महंगी होने जा रही है। ये कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है जिससे पैसे वालों के बाप पैसा न जाए। इन्होंने ये हर तिकड़म आना करके इन्होंने उज्ज्वला की बात की। हमको क्या मालूम, हम तो समझते थे यार उज्ज्वला ठीक तो कहे, ये गैस सिलेंडर दे रहे। आप पता चला जो गैस सिलेंडर 415 का था उसको 1000 में बिकवा दिया। आप लगाइए 1000 का सिलेंडर मुफ्त में दे करके, यदि आपसे ही जो है साल भर में 2000-4000 रुपया जो है गैस के दाम बढ़ा करके वसूल कर लिए, तो कौन फायदे में है? आप पता चला कुछ पूंजीपतियों के लिए, अंबानी के लिए ये सारा प्रपंच किया गया। यदि मेरे हाथ में बागडोर रहती है तो आप ये समझो कि तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मंत्री के रूप में ममता को मिल सकती है। आप सब ममता को जिताइए, एक सीनियर विधायक होंगी,
सुरेंद्र के नाम पर भी जिताइए, जो सुरेंद्र के समर्थक हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उनसे अपना तो रखने वाले लोग हैं, उनसे सबसे मेरा आग्रह है कि आप ममता को जिताइए। सुरेंद्र, पता नहीं तुम कहाँ हो इस समय, तुम्हारे अधूरे कामों को ममता पूरी करे, इसके लिए हरीश रावत ममता को क्षमतावान बनाएगा, ममता को जिस पद पर तुम थे वहाँ पर स्थापित करने का काम करेगा, ताकि भगवानपुर के लिए जो आप सोचते थे, गरीबों और कमजोरों के लिए आप सोचते थे, दलितों के लिए आप सोचते थे, उस एजेंडे को बढ़ाया जा सके। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भगवान।